हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमने सोल्व करी थी और आज की वीडियो में उससे आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड टॉपिक की ही वो हम सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमने पूरा कवर किया है अपने चैनल पे, और अगर आप उतनी वीडियोज़ भी सिर्फ देखते हो तो आप इजीली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे एग्ज़ाम में। और हम CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो जितने हम सोल्व कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो दिसंबर 2015 में आया था। ए पॉजिट्रॉन इज सडनली एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ ट्रिटियम 3H1 atom to turn the latter into a helium plus ion. If the electron in the tritium atom was initially in the ground state, the probability that the resulting helium plus ion will be in its ground state is. तो probability हमें बतानी है। ये क्या कह रहा है कि पॉजिट्रॉन है वो किसने एब्जॉर्ब किया है, जो ट्रिटियम एटम है अपना, उसने एक पॉजिट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब किया है और वो बना क्या है, हीलियम प्लस आयन। तो जो इलेक्ट्रॉन है ट्रिटियम एटम में भी 1 इलेक्ट्रॉन है हमारा, और हीलियम प्लस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि वो हाइड्रोजन लाइक एटम है। और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आपको पता होगा कैसे हम लिखते हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू हम क्या लेते हैं 1, तो हम लिखते हैं z क्यूब डिवाइडेड बाई पाई a क्यूब, और उसका क्या होगा स्क्वायर रूट e⁻⁻ z r अपॉन a0। n a0 होता है लेकिन n की वैल्यू क्या है 1 है ग्राउंड स्टेट के लिए। तो अभी इनिशियली किस स्टेट में था इलेक्ट्रॉन, ट्रिटियम एटम में था। तो इनिशियल जो वेव फंक्शन होगा उसके लिए ट्रिटियम एटम के लिए z की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो z की वैल्यू 1 हम रखेंगे और साई इनिशियल हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या आएगा पाई a क्यूब a0 क्यूब। a0 जो है अपना वो बोर रेडियस आपको पता होगा, e⁻z की वैल्यू 1 रखेंगे तो -r अपॉन a0, ठीक है। और साई फाइनल की अगर हम बात करें कि फाइनली वो किस स्टेट में है, हीलियम प्लस एटम में है इलेक्ट्रॉन जो है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हीलियम प्लस एटम में है, तो z की वैल्यू अपनी क्या है यहाँ पे 2, तो z की वैल्यू 2 हम रखेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 2 z क्यूब हम लेंगे और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई a0 क्यूब, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट e⁻⁻2r अपॉन a0। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, और प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं कि कोफिशिएंट का मोड स्क्वायर, जिस भी स्टेट में हम निकाल रहे हैं उसी स्टेट के कोफिशिएंट का मोड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सम ऑफ कोफिशिएंट का मोड स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन हमने लिखा है साई आई और साई एफ, वो किस फॉर्म में है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो ये जो कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम है वो हमें क्या वैल्यू देगा 1 वैल्यू देगा। तो मतलब जो कोफिशिएंट जो है उस स्टेट का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, साई एफ अपॉन साई आई, और इसका हमने क्या निकालना है मोड स्क्वायर निकालना है। तो कोफिशिएंट ये वाली टर्म हमें बताएगी। तो साई एफ साई आई लिखो, या आप ऐसे लिखो साई आई साई एफ, ये आपको पता ही होगा। तो हम निकालते हैं साई एफ साई आई, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों के जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो हम बाहर लेंगे, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन पाई a0 क्यूब, और इसको हम कैसे लिखेंगे e⁻⁻r अपॉन a0, और यहाँ पे क्या है -2r अपॉन a0, तो कितना आ जाएगा -3r अपॉन a0, और क्या आएगा r² dr साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। तो साइन थीटा डी थीटा और डी फाई पे तो जो वेव फंक्शन है हमारा वो इंडिपेंडेंट है, तो इनका इंटीग्रल हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी 4 पाई। तो सिर्फ r² dr वाला इंटीग्रल हमें सोल्व करना है, और r की लिमिट हमें पता है क्या होती है 0 to ∞। तो क्या वैल्यू आएगी, पाई से पाई कैंसिल होगा, और 4/8√2 डिवाइडेड बाई a0 क्यूब, और इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है
जो r की पावर है अपनी 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 पावर है तो डिवाइडेड बाई जो कोफिशिएंट होगा माइनस r को छोड़ के कितना है 3/a0, उसकी पावर कितनी होगी 2 + 1, जो r की पावर है प्लस में 1 तो 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू हमें मिल रही है 16√2 डिवाइडेड बाई a0³ और a0³ से a0³ कैंसिल होगा तो डिवाइडेड बाई क्या होगा 3⁻³ क्या होगा 27। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या आएगी कोफिशिएंट का मोड स्क्वायर, तो 16√2 डिवाइडेड बाई 27 का क्या होगा मोड स्क्वायर होगा। तो क्या वैल्यू अपनी आएगी 512 डिवाइडेड बाई 729। तो जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो जून 2016 में आया था। सपोज दैट द कूलम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम is changed by adding an inverse term such that the total potential is this where G is a constant। हमें पता है कूलम पोटेंशियल जो हमारा होता है वो उसमें सिर्फ ये टर्म होती है -ZE²/r हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे, लेकिन इसने G/r² टर्म और ऐड करी है। तो ये पूछ रहा है कि एनर्जी आइगन वैल्यू ENLM फॉर दिस पोटेंशियल वो किन किन क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करेगी। अगर हम बात करते हैं सिर्फ कूलम पोटेंशियल की हाइड्रोजन एटम के लिए तो एनर्जी जो अपनी होती है ENLM वो हमें पता है कितनी आती है -13.6 डिवाइडेड बाई n²। Z की वैल्यू तो अपनी 1 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात कर रहे हैं। तो जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। अब इसने कहा है कि G/r² टर्म हमने और ऐड कर दी पोटेंशियल में, तो ये एक तरह से केस अपना हो गया परटर्बेशन का। अगर हम हैमिल्टनियन लिखें तो कैसे लिखेंगे p²/2m जो काइनेटिक एनर्जी टर्म है प्लस v जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म हमारी होगी -ZE²/r प्लस G/r²। तो अगर हमने सिर्फ कूलम पोटेंशियल कंसीडर किया था तो अपना हैमिल्टनियन क्या था H0 था, और अगर हमने ये और ऐड कर दिया तो मतलब एक परटर्बेशन हमने ऐड करी है हैमिल्टनियन में, तो HP से हम लिख रहे हैं। तो हैमिल्टनियन जो है अब ये वाला है अपना, और H0 अगर होता है कूलम पोटेंशियल के लिए तो एनर्जी अपनी क्या आती है -13.6 डिवाइडेड बाई n², सिर्फ n पे डिपेंड होती है। तो HP के लिए जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी हम निकालते थे परटर्बेशन पोटेंशियल के लिए, और उसको हम कैसे लिखते थे φn HP φn। मतलब HP के लिए एनर्जी हमें निकालनी है, जो परटर्बेशन हमारा पोटेंशियल है उसके लिए हमें एनर्जी निकालनी है। तो जो परटर्बेशन टर्म है वो क्या है G/r²। तो एक तरह से देखा जाए तो हमें ये फाइंड आउट करना है, मतलब G तो अपना क्या है कांस्टेंट है, बाहर आएगा, तो 1/r² जो है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताएगी ये टर्म। ठीक है, तो 1/r² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने पढ़ी है हाइड्रोजन एटम के लिए। जब हम देखते हैं तो वो क्या वैल्यू आती है 2/n³। G तो अपना कांस्टेंट है ही, L + 1 a0²। तो ये वैल्यू अपनी आती है। तो जो टोटल एनर्जी होगी अपनी वो यहाँ पे तो n पे डिपेंड कर रही है, प्लस ये वाली एनर्जी होगी ये किस पे डिपेंड कर रही है n और l पे। तो टोटल एनर्जी जो है अपनी एनर्जी आइगन वैल्यू ENLM वो डिपेंड कर रही है n और l पे, लेकिन वो m पे डिपेंड नहीं कर रही। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2017 में आया था। द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन 3D इज गिवन बाय this wave function where a greater than 0 is a constant, the ratio of most probable distance from the origin to the mean distance from the origin is। यहाँ पे हमें normalized wave function given है और पूछा क्या है कि most probable distance और जो mean distance है उसका रेशियो क्या आएगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है। और मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं आपको पता हो, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जिसके लिए जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या हो मैक्सिमम हो, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो, मोस्ट प्रोबेबल वही होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और वो कैसे लिखेंगे, रेडियल पार्ट जो अपना रहेगा उसका मोड स्क्वायर इंटू में r² हम लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसको मैक्सिमम हम दिखाने के लिए क्या करते हैं dp/dr = 0, वहाँ से r की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे।
देन सेकेंड डेरिवेटिव हम लेंगे और r की वैल्यूज हम पुट करेंगे, फिर ये देखेंगे कि किस वैल्यू के लिए वो लेस देन 0 हमें मिलता है, वही वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ r हम फाइंड आउट करते ही हैं, साई हमें गिवन है तो हम कैसे लिखेंगे, साई स्टार r साई डी टाउ, ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक फॉर्मूला अपना रहता है मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, वो क्या रहता है, अगर उसी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो हम ट्राई करेंगे वही फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सोल्व करने का। तो वो क्या होता है कि कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें गिवन होगा, वेव फंक्शन से हम कंपेयर करेंगे तो हमें n की वैल्यू पता चलेगी और l की वैल्यू भी पता चलेगी। तो अगर l जो है अपना वो l मैक्सिमम होता है, मतलब l की जो वैल्यू है वो क्या होती है, n-1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, n-1 ही होगी। वैसे तो अगर हम n को 2 लें तो l की वैल्यू जो पॉसिबल है वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन अगर n इज इक्वल टू 2 है और l इज इक्वल टू 1 हमें गिवन है वेव फंक्शन में, तो जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस होगी उसका फॉर्मूला अपना क्या रहेगा, n²a0/z। ठीक है, तो ये ध्यान रखो l मैक्सिमम के लिए ही ये फॉर्मूला अपना अप्लीकेबल है। तो अगर आप कंपेयर करो, जनरल वेव फंक्शन हम लिखें r थीटा फाई की टर्म्स में और z की टर्म्स में हम लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, z³ पाई a0³ और इसका स्क्वायर रूट, ये तो अपना नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट हो गया, इंटू e⁻ZR/n a0। ठीक है, तो हमें n और z निकालना है यहाँ से, क्योंकि n और z की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो अगर आप देखो तो z³ अपना क्या आ रहा है, 1/8 आ रहा है, तो जो z की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1/2। अब z की वैल्यू यहाँ पे 1/2 हम रखेंगे तो n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो और कोस थीटा और साइन थीटा की कोई टर्म प्रेजेंट है नहीं वेव फंक्शन में, तो l अपना क्या होगा, 0। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए जो l की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 ही होगी, और वही हमें वेव फंक्शन से मिल रही है। तो जो अपनी मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, n², n की वैल्यू 1 हम रखेंगे, a0 डिवाइडेड बाई क्या है, z। तो z की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/2 हम रखेंगे तो कितनी आ रही है, 2a0। यहाँ पे जो a0 है हमें a गिवन है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है वो अपनी क्या आ रही है, 2a आ रही है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर हम बोले मीन वैल्यू डिस्टेंस की कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिवाइड में हम लिखते हैं साई स्टार साई डी टाउ, लेकिन जो वेव फंक्शन है हमारा वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमें गिवन है, तो ये वाली टर्म जो है वो हमें 1 वैल्यू देगी। तो सिर्फ जो ऊपर वाला इंटीग्रल है वो हमें सोल्व करना है। तो साई स्टार साई की वैल्यू हम रखेंगे, तो साई स्टार जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई का, और साई अपना रियल वेव फंक्शन है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी सेम आएगा। तो कॉन्स्टेंट्स बाहर आएंगे, 1/8 पाई a³। ठीक है, और जो डी टाउ है अपना वो क्या है, r²dr साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो जो थीटा और फाई वाले इंटीग्रल हैं वो हमें क्या वैल्यू देंगे, 4 पाई, क्योंकि जो वेव फंक्शन है वो थीटा और फाई पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये इंटीग्रल अपने हट जाएंगे और r का जो इंटीग्रल होता है उसकी लिमिट अपनी होती है 0 टू इन्फिनिटी। कॉन्स्टेंट हमने बाहर ले लिए तो इंटीग्रल क्या बचा, 0 टू इन्फिनिटी। साई स्टार साई में टर्म कौन सी है, e⁻⁻r/a हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे r क्या है अपना, r गिवन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r⁻³ हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल हमें सोल्व करना है। तो जो एवरेज वैल्यू डिस्टेंस की या मेन डिस्टेंस अपना क्या आएगा, 4 पाई से 8 पाई कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो 1/2a³ और इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई -r को छोड़ के जो भी कोफिशिएंट है अपना 1/a⁻³ क्या होगा, 4। तो a⁻³ कैंसिल होगी, यहाँ से a सिर्फ बचेगा। तो 3 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू में 2, 2 इंटू में 1, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, a³ से यहाँ पे a⁻⁴ कैंसिल होगी, 1 बचेगी। तो 3a अपना आ रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है या फिर हम बोले मेन डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3a। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई मेन डिस्टेंस, तो वो क्या आएगा, 2a/3a। तो a से a कैंसिल होगा, 2/3 वैल्यू अपनी आ रही है। तो जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगर मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस हम इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं n² a0/z से, तो आपको मेथड से सोल्व करना है, उससे भी आपकी यही वैल्यू आने वाली है। तो एक बार बता देती हूँ मैं मेथड से भी, जो रेडियल पार्ट है, क्योंकि वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट ही सिर्फ हमें गिवन है, तो r ही हम इसको लिख लेंगे और इसका मोड स्क्वायर होगा, इनटू में r² हम लिखें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1/8 पाई a³। स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, e⁻⁻ r/a इंटू में r²। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल रहा है P(r), और इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r और इक्वल रखेंगे उसको 0 के, तो वहाँ से r की वैल्यू जो अपनी आती है वो 2a आएगी, 0 आएगी और इन्फिनिटी आएगी। तो d² P/dr² जब हम निकालते हैं और उसकी वैल्यू हम रखते हैं 0, इन्फिनिटी और 2a, तो 2a r इज इक्वल टू 2a पे वो क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी, तो r इज इक्वल टू 2a अपनी क्या हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, और वैसे भी आप चेक कर सकते हो, जो r की 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो अगर P(r) में हम r की वैल्यू पुट करते हैं तो 2a के लिए ये अपने को क्या मिलेगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी दिसंबर 2017 में आया था। कंसीडर ए पार्टिकल विच इंटरेक्ट बाय ए पेयर पोटेंशियल v इज इक्वल टू a r⁻⁶। ये पोटेंशियल हमें गिवन है, वेयर r इज इंटर पार्टिकल सेपरेशन एंड a greater than 0 इज ए कॉन्स्टेंट। इफ ए सिस्टम ऑफ सच पार्टिकल हैज रिच्ड विरियल equilibrium, then the ratio of kinetic energy to the total energy, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम निकालते हैं विरियल थ्योरम का यूज करके, जहाँ पे जो पोटेंशियल है अपना v(r), अगर हमें प्रोपोर्शनल गिवन है r⁻n+1 के, तो हम कैसे लिखते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसको हम लिखते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और जो टोटल एनर्जी होगी वो तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम विरियल थ्योरम का यूज करेंगे और ये रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे गिवन है वो किस टाइप का गिवन है, इसी टाइप का गिवन है कि प्रोपोर्शनल है r⁻n+1 के, तो n की वैल्यू आप देखो तो कितनी आएगी 5। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन अगर हम निकालें तो वो क्या आएगा, n+1 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 टाइम्स क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी के, तो टोटल एनर्जी अपनी क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या है, 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी के, तो क्या आएगी 4 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या है, 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी के, और टोटल एनर्जी क्या है, 4 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी के, तो ये कैंसिल आउट होगा। तो रेशियो अपना क्या आ रहा है 3/4, तो जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेट द वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम बी ψ से हमें गिवन है, जहाँ पे जो phi NLM है आर द आइगन स्टेट्स ऑफ हैमिल्टनियन इन द स्टैंडर्ड नोटेशन। ये जितने भी phi हमें गिवन है, phi200, phi21-1, phi100 जो है वो आइगन स्टेट है हैमिल्टनियन की। मतलब अगर हम हैमिल्टनियन को इन स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो हमें एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी और स्टेट अपनी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तभी हम बोलेंगे कि ये phi NLM जो है वो हैमिल्टनियन की क्या है, आइगन स्टेट है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें बतानी है एनर्जी की इन दिस स्टेट। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, समेशन IPI डिवाइडेड बाई समेशन IPI, जहाँ पे जो PI है वो क्या है, कोफिशिएंट का मोड स्क्वायर है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगी, हैमिल्टनियन के लिए ही हम निकालते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। हम कैसे निकालते हैं, साई H⁻ψ, ठीक है, डिवाइडेड बाई साई ऑफ साई, तो ऐसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या आएगी, जो कोफिशिएंट का मोड स्क्वायर है वो क्या आएगा 1/6, और उसके कोरस्पॉन्ड जो एनर्जी है
अगर फाई NLM पे हम हैमिल्टनियन को अप्लाई करते हैं तो जो एनर्जी आती है हाइड्रोजन एटम के लिए वो क्या आती है -13.6। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ही हमें गिवन है तो डिवाइडेड बाई क्या होता है n² होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, हमें 2 गिवन है, तो 2 गिवन है तो एनर्जी अपनी आएगी -13.6 डिवाइडेड बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, प्लस सेकेंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर हमें क्या गिवन होगा 2/3 और उसके लिए भी n की वैल्यू कितनी है 2, तो सेम एनर्जी हमें मिलेगी -13.6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस थर्ड के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/6 और जो n है वो हमें कितना गिवन है 1, तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई क्या होगा कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, तो 1/6 प्लस 2/3 प्लस 1/6, तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सम हम करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा 1 -13.6 तो हम कॉमन ले लेंगे सब में से, तो क्या बचता है 1/6 × 4 24 प्लस 2/12 प्लस 1/6, तो इनको सम हम करेंगे -13.6 डिवाइडेड बाई 24 अपना एलसीएम आएगा 1 + 4 + 4, तो 9/24 हमें मिल रहा है -13.6 × 9 डिवाइडेड बाई 24। इसको जब आप सोल्व करते हो तो ये वैल्यू अपनी क्या आती है -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, तो जो डी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना दिसंबर 2018 में ही आया था। इफ द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मेजर्ड, the probability that it will be found at a distance r greater than equal a0, और a0 क्या है बोर रेडियस है, is nearest to, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में, ये आप ध्यान रखो यहाँ पे अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गया तो आप जनरल वो रिजल्ट यूज नहीं कर सकते हो, उस केस में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और शायद वेव फंक्शन भी आपको गिवन होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम के लिए वेव फंक्शन गिवन नहीं होता है जनरली, वो आपको ध्यान होगा कैसे हम लिखते हैं 1/πa0³ उसका स्क्वायर रूट e⁻⁻r/a0, और ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू अपनी 1 होती है तो r/a0 आता है, z भी अपना 1 होता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। जो लास्ट वीडियो थी अपनी हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही हमने करी थी, उसका जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमने ये सोल्व किया था, तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये देख लो क्वेश्चन, आप ध्यान से ये ध्यान भी रख सकते हो आपकी ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर पूछा गया है तो जो P इनसाइड है, इनसाइड द बोर रेडियस, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0.32 और P आउटसाइड जो है वो क्या होएगा 1 - P इनसाइड होगा तो 0.68, तो इज नियरेस्ट टू पूछा है, 68 आपको गिवन नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रख लो क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3 बार आया हुआ है, एक बार इनसाइड पूछा है, 2 बार आउटसाइड पूछा गया है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2019 में आया था, द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन 3D इज गिवन बाई साई XYZ की फॉर्म में हमें गिवन है, और यहाँ से अगर आप देखो x² + y² + z² अपना क्या होता है r² होता है, तो साई को हम लिखेंगे r θ φ के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है हमसे, a जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, n क्या है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, अगर l इज द एंगुलर ऑपरेटर तो आइगन वैल्यू हमें बतानी है l² और Lz की, और l² और Lz की आइगन वैल्यूज हम निकालते हैं साई NLM के लिए। ठीक है, तो जो साई NLM अपना होता है वो r θ φ की टर्म्स में होता है, वहाँ से NLM की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो साई को हम लिखेंगे r θ φ की टर्म्स में, तो z हमें पता है r θ φ की टर्म्स में हम लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं r cos θ लिखते हैं, तो n तो अपना क्या है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, z की वैल्यू हम लिखेंगे r cos θ, और एक्सपोनेंशियल e⁻ क्या है -a r² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, आप कंपेयर अगर करते हो तो कंपेयर करने पे हमें क्या समझ आता है, cos θ हमें गिवन है तो l क्या होगा 1 होगा, तो आइगन वैल्यू हमें निकालनी है l² की, और l² को अगर हम साई NLM पे अप्लाई करते हैं
तो जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, L इंटू एल प्लस 1 इंटू एच क्रो स्क्वायर। तो L की वैल्यू हमें पता चल रही है वेव फंक्शन से, वो कितनी है, 1 है। तो कितनी आ जाएगी आइगन वैल्यू L स्क्वायर की 2h क्रो स्क्वायर। तो ऑप्शन से देखो तो A और C ऑप्शन में दिख रही है, B और D ऑप्शन तो अपने इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। तो LZ की आइगन वैल्यू अगर हम निकालें तो वेव फंक्शन को अगर आप देखो तो वेव फंक्शन जो है अपना वो इंडिपेंडेंट है फाई पे। तो फाई पे अगर इंडिपेंडेंट है, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है e रेज टू पावर आइटा m फाई, मतलब m की वैल्यू क्या है, 0 है। फाई वाली कोई टर्म नहीं है तो m की वैल्यू क्या है, 0। और LZ को अगर हम साई NLM पे अप्लाई करते हैं तो आइगन वैल्यू हमें क्या मिलती है, MH क्रॉस। तो m की वैल्यू क्या है, 0। तो आंसर क्या आएगा, LZ की आइगन वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो जो C ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 2h क्रॉस स्क्वायर एंड 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी दिसंबर 2019 में ही आया था। द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस सेंटर्ड एट ओरिजिन ऑन XY प्लेन इज डिस्क्राइब्ड बाई, मतलब एक पार्टिकल है उसका वेव फंक्शन हमें गिवन है जिसकी रेडियस क्या है, यूनिट, और सेंटर्ड किस पे है, ओरिजिन पे। तो इस सर्कल के अराउंड जो पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है और उसका वेव फंक्शन हमें क्या गिवन है कि साई ऑफ फाई जो है वो क्या है, a कोस स्क्वायर फाई, जहाँ पे फाई जो है वो एजीम्यूथल एंगल है। ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम LZ इन दिस स्टेट इन यूनिट्स ऑफ h क्रॉस r। तो LZ की जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो LZ को अगर हम किसी भी साई स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो आइगन वैल्यू हमें क्या मिलती है, MH क्रॉस साई। और इन द यूनिट्स ऑफ H क्रॉस हमें बताना है, तो मतलब M वाली सिर्फ वैल्यू हमें बतानी है। तो साई यहाँ पे क्या गिवन है, a कोस स्क्वायर फाई, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब e रेज टू पावर आइटा फाई की टर्म्स में हम इसको लिखने का ट्राई करेंगे। तो कोस स्क्वायर फाई को हम लिखेंगे साई जो है अपना 1 प्लस कोस 2 फाई डिवाइडेड बाई 2, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो a और 1/2 प्लस कोस 2 फाई बाई 2 को हम, कोस 2 फाई को हम कैसे लिखेंगे, e रेज टू पावर आइटा 2 फाई प्लस e रेज टू पावर माइनस आइटा 2 फाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और 1 को हम क्या लिख देते हैं, e रेज टू पावर आइटा इंटू 0 इंटू में 5। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। यहाँ से अगर कंपेयर करो तो m की वैल्यू मिल रही है 2, और इधर से m की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -2। तो जो पॉसिबल वैल्यू आएंगी, पॉसिबल आउटकम्स आएंगे LZ के, LZ की आइगन वैल्यू के, वो क्या आएंगे, 0, 2 एंड -2, ठीक है। क्योंकि इन द यूनिट ऑफ H क्रॉस हमसे पूछा गया है, तो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या है, 0 और +-2। तो जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछी हुई थी वो सारी लगभग हमने सोल्व कर ली हैं, और आई होप आपको समझ भी आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।